ईरान के कदीम बाशिंदे आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग 4000 कबले मसीह में चरागाहों की तलाश में पामीर से चलकर ईरान आए। शुरू में ये लोग बुखारा और समरकंद में आबाद हुए। वहाँ के हालात बिगड़ गए तो ये लोग ईरान की तरफ बढ़े। एक गिरोह ईरान के शुमाली इलाके मीडिया में दाखिल हुआ, दूसरा गिरोह मशरिकी ईरान की तरफ आया, फिर जनूब की तरफ बढ़ा और जनूबी ईरान के इलाके पारस में आबाद हो गया। मीडिया और पारस के कदीम बाशिंदे आर्याओं के हाथों मारे गए और जो बचे वो पहाड़ों में कहीं इधर उधर मुंतशिर हो गए। बाज़ ऐसे भी थे जिन्होंने हमलावरों की ग़ुलामी कबूल कर ली। आर्या कबाइल शुरू में रेवड़ चराते रफ्ता रफ्ता खेती बाड़ी भी करने लगे थे, लेकिन यहाँ इन्हें चैन नसीब नहीं हुआ। इनके पड़ोस में आशूरी आबाद थे और एक कुदरती शहरा बैनुल नहरीन, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, से निकलकर ज़ैगोरस सिलसिला को से होती हुई मीडिया तक पहुँचती थी। इस रास्ते से आशूरी आए दिन आर्याओं पर हमले करते रहते थे। इन्हें मजबूरन अपनी सलामती की खातिर आशूरियों को बाज यानी टैक्स अदा करना पड़ता था। आखिर आले माद के एक फ़र्द को जब इक़्तिदार हासिल हुआ तो इसने आर्याओं को आशूरियों के बाजो खिराज से छुटकारा दिलाया। ये शख्स कौन था, इसने आर्याओं की मदद क्यों और कैसे की, और आले माद की कहानी कब तक चली, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। मशहूर यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस के मुताबिक आले माद का पहला फ़र्द जिसने मीडिया में आज़ाद हुकूमत कायम की थी द्योकस था। द्योकस मीडिया के दहकान फरवर्तश का बेटा था। इसने आबाई पेशा इख्तियार किया। वहाँ के लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे और बाहमी झगड़े भी द्योकस ही तय कराता था। इसकी ज़हानत का चर्चा मीडिया के तमाम कबाइल में होने लगा। रफ्ता रफ्ता लोगों को एक ऐसे बादशाह की कमी महसूस हुई जो पूरे कबाइल को मुनज़्ज़म करे ताकि आशूरियों का मुकाबला कर सकें। तब कबाइल के बड़े अफराद की निगाहें द्योकस पर पड़ी, चुनाचा ऐसे बादशाह बना दिया गया। द्योकस ने मुख्तलिफ कबाइल के नौजवानों का इंतखाब करके अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। फ़ौज को मुनज़्ज़म करने के बाद इसने मुल्क का दारुल सल्तनत बनाने के लिए हमदान का इंतखाब किया। हमदान को कदीम आशूरी हमदानी कहते थे और आगा मुंशी इसे हकबताना और यूनानी मौर्रिख इसे अकबताना के नाम से मौसूम किया करते थे। कहा जाता है कि उस वक़्त हमदान की 7 दीवारें थीं, हर दीवार का रंग जुदा गाना था। अहले बाबुल इस किले को सियारों का मज़र समझते थे। द्योकस के अहद हुकूमत में आशूरियों को, जो कभी आले माद से खराज वसूल किया करते थे, मीडिया पर हमला करने की जुर्रत ना हो सकी। द्योकस ने अपनी मुमलिकत को इस कदर मुस्तहकम बनाया कि इसका चर्चा दूर दूर तक होता था। इसने 655 कबले मसीह में वफ़ात पाई तो आले माद की बादशाहत मोरसी हो गई। द्योकस की वफ़ात पर इसका बेटा फरवर्तश तख्त नशीन हुआ, जो कि इसका बड़ा बेटा था। इसने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर मुल्क के इस्तेकाम में इजाफ़ा किया। आसपास की छोटी छोटी रियासतें फ़तह करके मुमलिकत की तोसी की। बढ़ते बढ़ते इसने पारस को भी अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया, जहाँ शुरू में आर्याओं का दूसरा गिरोह जा बसा था। फतूहात के बाद इसने तमाम मकबूजा इलाकों को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाया। इन सब के बाद इसने आशूरियों की तरफ तवज्जो दी। 645 कबले मसीह में आशूर का हुक्मरान आशूर बानीपाल आसपास के इलाके यानी ईलाम और बाबल फ़तह करके अब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। फरवर्तश ने मौके को गनीमत जानकर आशूर को फ़तह करना चाहा, लेकिन इसकी अफवाज इस कदर ताकतवर ना थी कि आशूरियों पर, जिन्होंने कदीम एशिया की अजीम कौमों को रोन डाला था, फ़तह पा सकें।
633 कबले मसीह में आखिर जब इसने आशूरियों पर हमला किया तो आले माद को शिकस्त हुई और फरवर्तश लड़ता लड़ता मारा गया। इसकी मुद्दत हुकूमत 22 साल थी। फरवर्तश की वफ़ात के बाद इसका बेटा कैकसारा 633 कबले मसीह में तख्त नशीन हुआ। उस वक़्त आले माद के हौसले शिकस्त खा चुके थे। कैकसारा को अपने बाप की शिकस्त से ये सबक मिला कि जब तक अपनी अफवाज को आशूरियों की तरह मुनज़्ज़म और मसल्ला नहीं किया जाता, इन पर फतह पाना मुमकिन नहीं। इसने पूरे मुल्क की फ़ौज को मरकज़ के तहत मुनज़्ज़म किया और आखिरकार कैकसारा शिकस्त का बदला चुकाने के लिए आशूर पर हमलावर हुआ। इस लड़ाई में आशूर बानीपाल का सपा सालार मारा गया। इस दौर में नेनवा आशूरियों का नहायत मुस्तहकम शहर था। मीडिया के लश्कर ने पहले इसके आसपास के सरसब्ज़ और शादाब इलाकों को तबाह व बर्बाद किया, फिर शहर को मुआसरे में ले लिया। आशूरियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन मीडिया की फ़ौज ने नहायत पुरज़ोर हमले किए। करीब था कि नेनवा पर आले माद का कब्ज़ा हो जाता, लेकिन इतने में सेथियंस कबाइल ने कैकसारा की फ़ौज को जंग में मसरूफ़ देखकर कफकाज को अबूर करके आज़रबाईजान और इसके मौलका इलाकों में ताख्तो ताराज शुरू कर दिया। कैकसारा को कबाइल के हमले की खबर मिली तो उसने नेनवा का मुआसरा छोड़कर वापसी का हुक्म दिया। मीडिया का लश्कर अरूमिया झील के करीब पहुंचा ही था कि सेथियन से आमना सामना हुआ। यहाँ कैकसारा को खिलाफ तवक्को शिकस्त हुई और मजबूरन इसे बाज़ रुसवा कुन शराइत पर हमलावरों से मुसाहलत करनी पड़ी। इस फतह से सेथियंस कबाइल के हौसले बढ़े तो उन्होंने आशूर की तरफ पेशकदमी की और आशूर के तूलो अर्ज़ को पाँव तले रोन डाला। इस अलगार से इन्हें बेतहाशा दौलत हासिल हुई, लेकिन आखिर में इनका मकसद तो लूटमार करना था, तो आशूर को लूट कर वो अपने ठिकानों में वापस चले गए। इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर कैकसारा ने एक मंसूबा बनाया। इसने इन कबाइल के सरदार को उमरा समेत दावत पर बुलाया, जो उन्होंने कबूल कर ली। कैकसारा ने दावत में बुलाने के बाद इन्हें धोखे से मार डाला। सेथियंस कबाइल अपने सरदार और उमरा के कत्ल से सख्त हिरासा हुए। इसके बाद कैकसारा ने हमला करके इन्हें अपनी हदूद से भी निकाल दिया। आशूर बानीपाल के बाद इसके जानशीनों में कोई भी ऐसा ना था जो इस अजीम मुमलिकत की शोहरत को बरकरार रख सकता। इसके बाद बदबख्ती ने आशूरी ताज सेराकिस के सर पर रखा। उस वक़्त आशूरी हुकूमत की बुनियादें तबाह हो चुकी थीं। कैकसारा ने फिर हमले का इरादा किया और नेनवा की तरफ पेशकदमी की। यहाँ पहुंचकर इसने शहर का मुआसरा कर लिया। सेराकिस ने अपने दारुल सल्तनत को दुश्मनों के नरगे में देखा तो खौफ से ख़ुद को आग लगाकर मार डाला। 602 कबले मसीह में आशूरी ख़ानदान की राख उड़ी तो इस तरह उड़ी कि इसका ताबनाक नाम सफ़े हस्ती से मिट गया। आशूरी हुकूमत के ख़ात्मे पर नबुपुलसार को, जिसे ख़ुद आशूर बानीपाल ने बाबुल का गवर्नर बनाया था, को नेनवा का बादशाह बनाया गया। इसने मीडिया के बादशाह कैकसारा से सुलह कर लिया, जिसकी रूह से एशिया कोचक तक के तमाम इलाके पर कैकसारा की हुकूमत तस्लीम कर ली गई। फिर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई जब कैकसारा ने अपनी बेटी अमीथिया नबुपुलसार के बेटे बख्तल नसर से ब्याह दी। इससे दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार हो गए। जब कोई अजीम सल्तनत मिटती है तो कुर्रे अर्ज़ पर कुछ और तब्दीलियाँ भी रूनुमा होती हैं। चुनाचा इससे मीडिया की शान व शौकत में इजाफ़ा हुआ। दजला के आसपास के इलाके आले माद की हुकूमत में शामिल हो गए। बाबुल का वक़ार भी बढ़ा। आशूरिया के ख़ात्मे के बाद बाबुल की नई हुकूमत कायम हुई, जिसने आगे चलकर आलमगीर शोहरत हासिल की। उस दौर में बाबुल, मीडिया, लीडिया और मिस्र बड़ी हुकूमतें समझी जाती थीं। एशिया कोचक में मुमलिकत कलीकिया को भी खासी नुमायाँ हैसियत हासिल थी। तो मौका पाकर मिस्र के हुक्मरान नेखाउदोम ने नबुपुलसार के इलाके शाम और फ़लस्तीन पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। अब वो फ़रात की तरफ बढ़ा और करचमेश के मकाम पर डेरा डाल दिया। नबुपुलसार ने अपने मकबूजात नेखाउ से वापस लेने के लिए लश्कर जरार तैयार किया और अपने बेटे बख्तल नसर को इस मुहिम पर मामूर किया।
बख्तल नसर मिस्र पर फौज कशी करने के लिए निकला और करचमेश के मकाम पर 604 कबल मसीह में इसकी मतभेड़ मिस्री फ़ौजों से हुई। इस जंग में बख्तल नसर को फतह हुई और नेखाऊ ने पसपाई इख्तियार की। फिर बख्तल नसर इसके ताक़ुब में मिस्र की सरहदों को पहुंचना चाहता था कि इसे बाप की मौत की खबर मिली। मजबूरन इसे वापस लौटना पड़ा। बाप की वफ़ात के बाद बख्तल नसर दोम तख्त नशीन हुआ। इसके अहद में बाबुल पर अमन रहा। बख्तल नसर के हुक्म से ही बाबुल के मौलिक बागात बनाए गए, जिनका शुमार अजायबात आलम में होता है। तो बहरहाल कैक्सारा ने एशियाई कोचक के बाज़ मैदानी इलाके मुमलकत बाबुल में शामिल कर दिए थे। अब इसकी मुमलकत में आर्मीनिया भी शामिल हो गया था, जिसे एक आर्याई गिरोह ने फतह किया था, और मगरब की तरफ का पहाड़ी इलाका भी इसकी मुमलकत का हिस्सा था। कैक्सारा ने मगरबी कबाइल को एक एक करके मसख किया, यहाँ तक कि इस मुमलकत की हदूद दरिया हेलिस तक पहुँच गई, जहाँ से आगे लीडिया की मुस्तहकम मुमलकत शुरू होती थी, जो आशूर बानी पाल के ज़ेरे रंगीन रह चुकी थी। कैक्सारा 584 कबल मसीह में फौत हुआ तो आले माद की मुमलकत दरिया हेलिस तक फैली हुई थी, जो ईरान को लीडिया से जुदा करता था। जनूब की तरफ इसकी हदूद बाबुल तक और शुमाल की तरफ आर्मीनिया तक फैली हुई थी, बल्कि आर्मीनिया मुमलकत आले माद का जुज़्व ही बन गया था। कैक्सारा की वफ़ात पर इसका बेटा एस्तियागस तख्त नशीन हुआ। जब एस्तियागस तख्त नशीन हुआ तो उस वक़्त आले माद की हुकूमत मगरबी एशिया की अजीम तरीन हुकूमत ख्याल की जाती थी। इसके पेशरू कैक्सारा ने इस हुकूमत को इतना अरूज तक पहुंचा दिया था कि किसी को गुमान भी न था कि इस हुकूमत के इस्तेकाम में कभी फ़र्क आएगा। लेकिन 32 साल गुजरने के बाद, यानी 550 कबल मसीह में, इस अजीम सल्तनत का चिराग किसी अजीम बादशाह के हाथों बुझ गया। शुरू में एस्तियागस को भी बाप के नक्शे कदम पर चलकर मुमलकत की तोसी का ख्याल आया था, लेकिन इसके आसपास की हुकूमतें भी ताकतवर थीं। इधर बख्तल नसर था, जिसने कौम को नया जोश और वलवला दिया था और बाबुल को अरूज तक पहुंचा दिया था। और अब बाबुल खुद एक ताकतवर मुमलकत के तौर पर सामने आ रहा था। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क लीडिया था, जिसे आलियात ने बहुत ताकतवर बना दिया था। इसके अलावा लीडिया के यूनान और मिस्र के साथ गहरे ताल्लुकात थे। तो इस तरह होते होते 30 या 35 साल का अरसा बड़े अमन व अमान से गुजर गया। अमन व अमान के इस दौर में दो ही सूरतें हुआ करती थीं, या तो बादशाह दाखिली इस्तेकाम या तामीरात वगैरह की तरफ तवज्जो देते। एस्तियागस के अहद में दरबारियों के अखराजात में बहुत इजाफा हो गया था, जिसे लोग नापसंद करते थे। इधर बाबुल का बादशाह बख्तल नसर काफ़ी तवील उम्र पाकर 561 कबल मसीह में फौत हुआ। इसके 6 साल बाद 3 बादशाह यके बाद दीगर तख्त नशीन हुए और बाबुल का आखिरी बादशाह नेमुरिस था। ये एक मतमूल ताजर का बेटा था। इसमें काबिलियत ना थी कि इंतशार के दौर में बाबुल के तख्तो ताज की हिफाजत कर सके। आखिर आले माद की तरह बाबुल की हुकूमत का ख़ात्मा 550 कबल मसीह को एक बादशाह के हाथों हुआ। ये बादशाह था कोरशी आज़म साइरस द ग्रेट। साइरस को साइरस द ग्रेट क्यों कहते हैं? हाखा मुंशी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन ईरान डॉक्यूमेंट्री की 4थी किस्त में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिला ताख़ीर मिलती रहे। तब तक के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज़।